हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो हम जूनियर अकाउंटेंट में व्यवसायी अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली कक्षा में प्रबंध के जो सिद्धांत है उसके अर्थ के बारे में, उसकी क्या विशेषता है उनके बारे में बातें की थी। अब हम उसके आगे की हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं, उन 14 सिद्धांतों के बारे में बातें करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत, और हेनरी फ्योल ने प्रबंध के जो 14 सिद्धांत बताए हैं वह, तो सबसे पहले है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले है कार्य का विभाजन। हेनरी फ्योल के अनुसार व्यक्ति को कार्य का विभाजन जो है वह सभी व्यक्तियों में कार्य का विभाजन समान रूप से करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है उस व्यक्ति को वही कार्य सौंपना चाहिए। किसी व्यक्ति को मान लो कोई कार्य आ नहीं रहा है, उसे वह कार्य सौंप दिए। जैसे इंजीनियर को डॉक्टर का काम सौंप दिया, डॉक्टर को इंजीनियर का काम सौंप दिया, तो कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है उस व्यक्ति को उसी कार्य को सौंपना चाहिए। तो इसी प्रकार से कार्य का विभाजन करना चाहिए। दूसरा है अधिकार है उत्तरदायित्व। हेनरी फ्योल के अनुसार व्यक्ति को जब कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, यानी कि कोई कार्य सौंपा जाता है, तो उससे संबंधित उसे अधिकार भी सौंपने चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहा गया है, अगर वह उसे वह दायित्व सौंपा गया है तो उसे उससे संबंधित अधिकार भी सौंपने चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों का उपयोग करके उस कार्य को सही ढंग से कर सके। उसके बाद है अनुशासन। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधक को हमेशा व्यवसाय में अनुशासन बना के रखना चाहिए। अगर यदि प्रबंधक के द्वारा व्यवसाय में अनुशासन नहीं बनाया जाता है तो वह उस व्यवसाय में कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो सकेगा। उसके बाद है आदेश की एकता। प्रत्येक कर्मचारी को सिर्फ एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को अपने कार्य की समझ हो सके, उसे पता लग सके, व्यक्ति को, उस कर्मचारी को पता लग सके कि मुझे क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। मान लो एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी को 3 अधिकारी आदेश दे रहे हैं, तो वह किसी भी अधिकारी का कार्य पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगेगा कि मैं किसका कार्य करूं और किसका ना करूं। तो प्रत्येक कर्मचारी को आदेश की एकता होनी चाहिए। हर कर्मचारी को सिर्फ एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद है निर्देश की एकता। अधिकारियों को एक ही व्यक्ति से निर्देश प्राप्त होना चाहिए। मान लो कर्मचारी हैं, वह अपना निर्देश किसी अधिकारी को दे रहे हैं, किसी अधिकारी को बता रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो फर्म में या संस्था में ज़्यादा लाभ होगा। तो निर्देश की एकता भी होनी चाहिए। इसके बाद है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों का उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। कर्मचारियों को उनके द्वारा किए हुए कार्यों का उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। उन्हें पारिश्रमिक के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी देनी चाहिए, जैसे कि बच्चों की शिक्षाओं से संबंधित होगी, रहने के लिए घर हो गया, स्थान हो गया, उपयोग करने के लिए अगर उनके निवास स्थान है, मान लो जहाँ पे वह रह रहे हैं वह दूर है, तो उनको लाने व ले जाने की सुविधाएं भी देनी चाहिए। तो कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक भी देना चाहिए। इसके बाद है केंद्रीयकरण। यदि किसी संस्था में कोई योजना बना रही है तो उस योजना का केंद्रीयकरण होना चाहिए, यानी कि पूरी संस्था की जो योजना है वह एक स्थान पर बनानी चाहिए। यानी कि कुछ कार्य की योजना कहीं बना ली, कुछ कार्य की योजना कहीं बना ली, तो वह सारी योजनाएं जो है वह आपस में मेल नहीं खाएगी। जब वह योजनाएं आपस में मेल नहीं खाएगी तो व्यक्ति उस कार्य को सही ढंग से कर ही नहीं पाएगा। तो सभी प्रकार की योजनाएं जो है वह एक केंद्र में बनानी चाहिए, यानी कि जो उच्च अधिकारी होता है उसके द्वारा ही मिलकर सभी प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। इसके बाद सामूहिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों का समर्पण। जब व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग कर अगर सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है तो वह संस्था काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकती है और वह संस्था ऊंचे स्तर पर भी जाती है। जो कर्मचारी और जो अधिकारी जो होते हैं उन्हें अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें संस्था का लाभ देखना चाहिए। यानी कि सामूहिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों का त्याग करना चाहिए। इसके बाद है सोपान श्रृंखला।
जब संस्था में आदेश और निर्देश देने की एक सोपान श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि एक पिरामिड जो होता है, इस तरीका का जो एक पिरामिड जो होता है, उस पिरामिड के अनुसार ही व्यक्ति को आदेश और निर्देश देना चाहिए। तो एक सोपान श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि जो आदेश है वह ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और जो निर्देश है वह नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो एक सोपान श्रृंखला होनी चाहिए। इसके बाद है व्यवसाय का सिद्धांत। प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा, प्रत्येक प्रबंधक के द्वारा उच्च स्तरीय व्यक्तियों को उच्च स्तरीय कार्य देना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे काम कर्मचारियों वाला करवाया जा रहा है, तो उससे उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसका लाभ संस्था को नहीं हो पाएगा। तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों को उच्च कार्य देना चाहिए और निम्न स्तरीय को निम्न कार्य देना चाहिए। इसके बाद है समता एवं पहल का भावना। कर्मचारियों में समता एवं पहल की भावना होनी चाहिए, यानी कि कर्मचारियों में किसी भी कार्य को करने के लिए पहल होनी चाहिए। हाँ भाई, हम यह कार्य करेंगे। उन्हें नए नए तरीकों को सिखाना चाहिए, उन्हें नए नए तरीकों को सीखने की उसके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। इसके बाद है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। हेनरी फेयोल के अनुसार कर्मचारी के जो कार्यकाल होता है उसमें स्थिरता होनी चाहिए। यानी कि जो कर्मचारी हैं, मान लो 1 महीना उन्होंने उस संस्था में कार्य किया है, फिर 1 महीने बाद कोई और आ गया, फिर 2 महीने बाद कोई और आ गया, तो अगर उसमें कर्मचारी स्थिर नहीं है और जो नया कर्मचारी आएगा वह कुछ दिनों तक तो उस काम को सीखने में ही लगा देगा, तो संस्था में कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो कर्मचारियों में कार्य के प्रति स्थिरता होनी चाहिए, कर्मचारियों में स्थिरता होनी चाहिए। इसके बाद प्रेरणा का सिद्धांत। किसी भी संस्था में प्रबंधक को कर्मचारियों को प्रेरित करना चाहिए कि तुम यह कार्य कर सकते हो, तो उसमें प्रेरणा का सिद्धांत होना चाहिए। इसके बाद है सहयोग की भावना। सभी कर्मचारियों में प्रबंधक के द्वारा सभी कर्मचारियों में आपस में सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए। अगर मान लो किसी कर्मचारी को कोई कार्य नहीं आ रहा है, तो दूसरे कर्मचारी द्वारा या प्रबंधक के द्वारा उसे उस कार्य के संबंध में बताना चाहिए, जिससे कि उन सभी में आपस में सहयोग की भावना का जन्म होता है। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधक के 14 सिद्धांत बताए गए हैं। कार्य का विभाजन, अधिकार है, उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, कर्मचारियों का पारिश्रमिक केंद्रीयकरण, सामूहिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों का समर्पण, सोपान श्रृंखला, व्यवसाय का सिद्धांत, समता या पहल की भावना, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, प्रेरणा का सिद्धांत और सहयोग की भावना। इसके बाद है हेनरी फेयोल जो है, इसने प्रबंधकीय क्रियाओं को भी 6 भागों में बांटे हैं। ये तो है हेनरी फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बताया है, लेकिन जो प्रबंध में कार्य करने की जो क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं को भी हेनरी फेयोल ने 6 भागों में बांटा है। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधकीय क्रियाएं, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधकीय क्रियाएं। हेनरी फेयोल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को भी 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले है तकनीकी क्रिया, उसके बाद है सबसे पहले है तकनीकी क्रिया, सेकंड है लेखांकन क्रिया, थर्ड है वित्तीय क्रिया, फोर्थ है सुरक्षा क्रिया, हेनरी फेयोल ने प्रबंध की जो क्रियाएं हैं उन्हें 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले है तकनीकी क्रिया, लेखांकन क्रिया, वित्तीय क्रिया, सुरक्षा क्रिया, वाणिज्य क्रिया और वाणिज्यिक क्रिया, और जो अंतिम है वह है प्रबंधकीय क्रिया।
प्रबंधकीय क्रिया, यानी कि जो तकनीकी से संबंधित जो सभी कार्य होंगे वह तकनीकी क्रिया में होंगे। तकनीकी से संबंधित जो भी सभी कार्य होंगे वह तकनीकी क्रिया में होंगे। लेखांकन से संबंधित यानी कि किस प्रकार से खाते रखने हैं और कितने खाते रखने हैं, उन सभी का कार्य जो है वह लेखांकन क्रिया में किया जाएगा। वित्तीय क्रियाओं में यानी कि फर्म के अंदर जो लोन है, जो पैसे हैं, संस्था में पैसे किस तरीके से प्राप्त होंगे और किस तरीके से उनका भुगतान किया जाएगा, तो यह सभी क्रियाएं वित्तीय क्रियाएं कहलाती है। सुरक्षा क्रियाएं, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं उन सभी को सुरक्षा क्रिया में रखा जाएगा। और वाणिज्यिक क्रियाओं में वाणिज्य से संबंधित यानी कि किसी भी संस्था में वाणिज्य से संबंधित जो सभी क्रियाएं होंगी वह वाणिज्यिक क्रियाओं में रखी जाएगी। और अंतिम है प्रबंधकीय क्रियाएं। प्रबंध के संबंध में हेनरी फ्योल ने प्रबंध के संबंध में जो कार्य बताए हैं, जैसे कि समन्वय, निर्देशन, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, ये जो 5 कार्य हेनरी फ्योल के द्वारा जो 5 कार्य बताए गए हैं वह 5 कार्य प्रबंधकीय क्रियाओं के अंतर्गत किए जाएंगे। इसके बाद है एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वह वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक माना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वह वैज्ञानिक प्रबंधक का जन्म माना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि जो प्रबंधक जो है वह कोई भी अनुभव या अनुमान से नहीं सीखा जाता है। प्रबंध का कार्य जो है वह अनुमान से नहीं सीखा जाता है, क्योंकि प्रबंध जो है वह एक विज्ञान है। तो हेनरी फ्योल के द्वारा भी प्रबंध से संबंधित 6 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंधन से संबंधित 6 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण का सिद्धांत। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार कर्मचारियों में जो है वह कार्य इस तरीके से बांटना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी उस कार्य को सही ढंग से कर सके और उससे उसे संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो सके। दूसरा है, पहला है विशिष्टीकरण का सिद्धांत, दूसरा है प्रबंध विज्ञान है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार जो प्रबंध है वह एक विज्ञान है, ना कि कोई अनुमान है, ना ही कोई अनुभव है। हेनरी फ्योल ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसने अपने सिद्धांतों को अनुभव के आधार पर दिया है, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंध को विज्ञान कहा है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार जो प्रबंध का कार्य किया जाता है वह किसी अनुमान या अनुभव के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि यह एक सिस्टमैटिकल तरीके से किया जाता है, क्योंकि प्रबंध हमेशा एक विज्ञान होती है। तीसरा है प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता। प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता। प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता, यानी कि कर्मचारियों को प्रतिकूल यानी कि हमेशा प्रतिकूल नहीं सोचना चाहिए। उस संस्था के संबंध में हमेशा कर्मचारियों को अनुकूल सोचना चाहिए। तो सीमित के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। सीमित के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। कर्मचारियों को एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार किसी भी संस्था में प्रबंधक को सिर्फ सीमित उत्पादन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिए, ताकि संस्था की जो लागत है वह कम हो सके और संस्था के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाए जा सके। इसके बाद है सहयोग की भावना। कर्मचारियों में आपस में सहयोग की भावना। किसी भी संस्था में प्रबंधक के द्वारा सभी कर्मचारियों में आपस में सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि उस संस्था में कर्मचारियों के मध्य सहयोग होगा। सारे अपनी चलाने लग जाएंगे, वो कहेंगे नहीं कार्य इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो सभी अपनी चलाएंगे तो उस संस्था में कार्य कभी भी सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए कर्मचारियों में आपस में सहयोग की भावना होगी। अगर वह मिलजुल कर कार्य करेंगे तो वह उस कार्य को अच्छी तरीके से
कर सकेंगे। इसके बाद है लास्ट है प्रबंधकीय कुशलता। प्रबंधकीय कुशलता के अनुसार पारिश्रमिक। प्रबंधकीय कुशलता के अनुसार पारिश्रमिक के अनुसार प्रबंधकीय कुशलता के अनुसार पारिश्रमिक, यानी कि अगर किसी कर्मचारी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे उसकी कुशलता के अनुसार उसे उसका पारिश्रमिक देना चाहिए। यानी कि कोई कर्मचारी है वह कार्य तो थोड़ा बहुत ही कर रहा है लेकिन उसे पारिश्रमिक बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, या फिर किसी कर्मचारी के द्वारा कार्य तो बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं लेकिन उसे जो पारिश्रमिक है वह नामात्र ही दिया जा रहा है। तो हेनरी F.W. टेलर के अनुसार सभी कर्मचारियों को उनकी कुशलता के अनुसार ही उनका पारिश्रमिक देना चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने इसके संबंध में कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है इसके संबंध में 3 प्रयोग किए हैं। तो इसने हेनरी फ्योल ने F.W. टेलर ने कर्मचारियों के इससे संबंधित जो पारिश्रमिक दिया जाता है इससे संबंधित 3 प्रयोग किए हैं। एक तो होता है गति अध्ययन, दूसरा समय अध्ययन और तीसरा श्रम अध्ययन। पहला है गति अध्ययन, दूसरा है समय अध्ययन और थर्ड है गति अध्ययन, समय अध्ययन और श्रम अध्ययन। F.W. टेलर के अनुसार इन तीनों चीज़ों को, गति को, समय को और श्रम, यानी कि जो अगर मान लो कोई कर्मचारी उस कार्य को करने से कितनी उसे थकान महसूस हुई है, श्रम अध्ययन या थकान अध्ययन मान लो, तो कर्मचारियों के द्वारा उस कार्य को करने में कितनी थकान हुई है उन सभी को ध्यान में रखकर उसे पारिश्रमिक देना चाहिए। तो उनके द्वारा कितनी गति से कार्य किया गया, कितने समय तक कार्य किया गया और उस कार्य से करने से उनके कितनी थकान हुई है, इन तीनों को ध्यान में रखने के बाद ही कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करना चाहिए। तो F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांतों के बारे में बताया है। F.W. टेलर ने प्रबंध को वैज्ञानिक बताया है, ना कि अनुभव है अनुमान के आधार पर बताया है। F.W. टेलर ने भी प्रबंध के 6 सिद्धांत बताए हैं और F.W. टेलर ने प्रबंध जो कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसके संबंध में 3 प्रकार के प्रयोग किए हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में आगे की कक्षा पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।